नमस्कार। देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 के इस मंच पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संवाद का ये सबसे बड़ा मंच है जिसका नाम है सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का। कहा जाता है कि मां गंगा के तट पर काशी पावन धाम है, जहां पर विराजे शिव वहीं पर काशी विश्वनाथ है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में भोलेनाथ की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। हमारे खास कार्यक्रम सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस मंच से आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास किस मुकाम तक पहुंचा है, पिछले कुछ सालों में कैसे उत्तर प्रदेश की गिनती तेजी के साथ विकास करने वाले राज्यों में आने लग गई है। ऐसे में विकास पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मंच सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का हम लेकर आए हैं। सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश के तहत मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ और आगरा में ये सार्थक संवाद हमने किया और अब आपके सामने हम आ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में विकास को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, क्या सोच है और इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसे प्रदेश की जनता के सामने आपके बीच रखा जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं बाबा विश्वनाथ की धरती से उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम प्रदेश बनने की चर्चा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रविंद्र जायसवाल जी को। रविंद्र जी वाराणसी शहर उत्तरी सीट से तीसरी बार चुनाव जीतकर योगी सरकार 2.2 में मंत्री बने हैं। आपके पास स्टैंप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर पहुंचने के लिए। कृपया आप मंच पर आए, पधारे। और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं अपनी सहयोगी अमनदीप को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अमनदीप, ओवर टू यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और रविंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। बनारस की नॉर्थ सीट से आप आते हैं, कितना विकास आप देखते हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं बीते सालों में? 10 साल के अंदर बनारस में जब से माननीय मोदी जी आए तो 45,000 करोड़ रुपए से हर सेक्टर का विकास किया गया, चाहे रेलवे हो, चाहे रोपवे हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे सुविधा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, यानी हर सेक्टर का, यहाँ तक कि मंदिर हो, सनातन परंपरा के सिद्धांत पर शहर का विकास किया गया। कई बार विकास तो होते हैं लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सनातन परंपरा है, उससे लोग परहेज करते थे। काशी के अंदर जो यात्री आते हैं वो जाते हैं विश्वनाथ मंदिर, वो खोजते हैं कि हमें रास्ता कहाँ है और रास्ते में जो आर्ट है, आर्टिज्म है, वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो सनातन परंपरा के हिसाब से शहर का विकास किया जा रहा है। यह देश में पहली बार हो रहा है। इसके पहले क्या था, सनातन परंपरा हमारी संस्कृति लोग गुरेज करते थे और पश्चिमी कल्चर के हिसाब से यहाँ विकास काम होती थी। पहली बार हो रहा है। जिस शहर की जो पहचान है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो 45,000 करोड़ रुपए से पूरा विकास हुआ। केवल काशी ही नहीं, कल आप देखेंगे कि शहर के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को पुनः अपनी तीसरी बार के लिए चुनाव के लिए काशी शहर को चुना तो पूरे शहर के लोग का सड़कों पर उतर करके उनका अभिनंदन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और अलग अलग वाद्य के माध्यम से उनका अभिनंदन कर रहे थे। जब मैंने देखा कई लोग हमको बाहर के भी मिले, हमने कहा आप कैसे आए हुए? कहा माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आ गए तो गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर का विकास तो हो रहा है, यानी पूरे पूर्वांचल के विकास हो रहा है। और उस विकास का लाइन देखिए, बनारस से प्रयागराज 6 लेन, बनारस से लखनऊ 4 लेन, बनारस से आजमगढ़ 4 लेन, बनारस से गोरखपुर 4 लेन। और जो बनारस की छोटी जिला है ये, इसमें 3 जिला काट दिए गए, भदोही और चंदौली। तो उसकी रेडियस है वो छोटा हो गया था, तो इस कारण जाम होती थी। प्राचीन शहर है, शहर में समस्या क्या थी कि शहर का विकास भी हो, शहर में रहने वाले आबादी को दिक्कत भी ना हो। यानी अगर नया खेतों में प्लाट करके हमें मकान बनाना हो तो आसान है, लेकिन रहते हुए मकान में बनाना होता है, दिक्कतें होती है। तो इसको भी देखते हुए सीवर के नई लाइन डाला गया, पेयजल का लाइन डाला गया, हमारे पास गैस का डाला गया है। ये सब लाइन डालते हुए आबादी को कोई दिक्कत न होने पावे, एक चैलेंज था। उस चैलेंज पर हम आगे बढ़े। पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब हजारों की संख्या में हर दिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि न्यू ईयर्स मनाने के लिए जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं वो 31 दिसंबर को सबसे अधिक भीड़ होती थी गोवा के अंदर। लेकिन इस साल में गोवा के रिकॉर्ड तोड़ते हुए काशी विश्वनाथ में
अधिक पर्यटक आए, यानी नए जनरेशन के लोग भी 1 जनवरी को बाबा का आशीर्वाद लेना है, यह मानता वाले लोग वहां पर बाबा के मंदिर पर आए और गोवा के रिकॉर्ड को तोड़ करके सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर काशी में आए। यूथ भी काफी ज्यादा आध्यात्मिक की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में लोगों के लिए दर्शन करना और साथ ही यहाँ पर आके ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, तो उसको लेकर सरकार की क्या योजना है ताकि लोग आसानी से दर्शन कर पूरे सके? उत्तर प्रदेश के अंदर एक बूम है, एक विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी के हैं, यूपी के सांसद हैं, इस बात का क्रेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। हम सब यूपी इन्वेस्टमेंट समिट का एक योजना बनाया गया। सरकार का लक्ष्य था कि हम 10,000 करोड़ लोग को इन्वेस्ट कराएंगे। इसमें 34,000 करोड़ का कराया गया एमओ। उस एमओ में जो सरकार ने पॉलिसी बनाया 19 बनाए कंपोनेंट, उस 19 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हम टूरिज्म पर है। आज कोई भी आदमी होटल खोलना चाहता है तो उसको 20% सब्सिडी है। माना कि 100 करोड़ रुपए में कोई होटल बनाना चाहता है 5 स्टार, तो 5 स्टार होटल में सरकार उसको सब्सिडी दे रही है 20 करोड़ का। प्लस विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करने में विकास शुल्क 0 है, आपकी रजिस्ट्री 0 है, स्टाम्प की ड्यूटी 0 कर दिया है। इन सब के पीछे कि जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमें होटल चाहिए, हमको रूम चाहिए, और रूम के लिए उद्यमी आगे आएंगे। हर होटल में 200-300 लोग वर्कर होंगे जिनको परिवार में उद्योग मिलेगा, काम मिलेगा। सरकार ने इसी को प्रमोट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आ रही है, विकास की बाढ़ आ रही है, तो उसको देखते हुए तमाम योजना लेकर आई है और उसी योजना को लाभ उठा करके आज यहाँ पर ग्राउंड सेरेमनी में लगभग 17,000 करोड़ के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और बनास के अंदर भी कई 5 स्टार होटल हैं, होटल आ रहे हैं। शायद एक नहीं हुआ है, जल्द ही सरकार इस पर विचार कर रही है। क्यों हम दिल्ली एनसीआर के तरह लखनऊ एनसीआर कर दिया गया है और वाराणसी एनसीआर कर दिया जाए, जिससे कि आसपास के जिले जौनपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, भदोई है, इनको वाराणसी एनसीआर लेकर के विकास किया जाए। क्योंकि बनारस के अंदर लैंड बैंक कम है, लेकिन यहाँ मिर्जापुर के अंदर, सोनभद्र के अंदर यहाँ लैंड बैंक है, तो पूरे एनसीआर के नाम पूरा विकास करने की प्लान हो रही है। मैं चाहूंगी कि आप उन कार्यों का भी जिक्र करें जो आपके द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए हैं विकास के लिए। उसके काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो लंबी सूची होगी। मैं बोलता हूँ हम लोगों ने क्या है कि लगभग 650 के आसपास डेवलप अनडेवलप कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, पुरानी बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों में सीधे सीधे सीवर जा रहा था बरुणा में, और बरुणा सीवर जा रहा था गंगा में। यानी कि इधर बरुणा पार्क के क्षेत्र का लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन होगी। इस 3 लाख की पॉपुलेशन के जो मकान हैं, उन मकानों का सीवर की पानी, यहाँ सीवर ट्रीटमेंट था ही नहीं, तो सीवर ट्रीटमेंट न होने के कारण से सारा सीवर जाए बरुणा में और बरुणा से जाए गंगा में। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आकर के 14 में सबसे पहले काम किया कि सीवर ट्रीटमेंट प्लान बना दिया, तो उससे बरुणा की गंदगी रुक गई। सभी मकानों में पेयजल समस्या थी, तो हर घर में अमृत डाला गया, नल डाला गया। फिर उसके बाद चौके गलियों का पूरा जाल बिछा दिया गया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे ये जो 600 के आसपास डेवलप अनडेवलप कॉलोनियां होंगी, शायद कहीं 5-10% मिल जाए। सब लगभग पक्के बन चुके हैं, हर गली पक्के बन चुके हैं, सड़कें पक्की बन चुकी है, प्रॉपर वहां पर लाइट है, पार्क का विकास किया गया है, 150 के ऊपर पार्क हैं जिनका विकास किया गया है, और 5-10% तो नई कॉलोनी बन जाती है, नए पार्क बन जाते हैं, तो वह विकास चलता रहेगा। इसकी प्रक्रिया बनी है, ये पूरा किया गया। बनारस की पहचान साहित्यकार और संगीत का है, तो बनारस में संगीत के क्षेत्र में चारों विधाओं में नृत्य है, नाट्य है, गायन है, वाद्य है, सभी विधाओं के यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण बड़े बड़े कलाकार रहे। तो हम लोगों ने इसको यह भी प्रयास किया गया है कि गिरजा देवी का बनाया गया है हाल, जहाँ कार्यक्रम करने के लिए। फिर रुद्राज बनाया गया, संगीत के प्रतिदिन बच्चे वहाँ पर कार्यक्रम कर सके, और जो इसको पर्यटक आते हैं वो वहाँ देख सके उसको। संगीत का भी क्षेत्र हुआ विकास, साहित्य के समय काम किया गया। अब बात युवाओं की कर लेते हैं। युवाओं को लेकर आखिर आगे क्या प्लानिंग है? हम पहले देखते थे कि बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली, नोएडा, उसके बाद में लखनऊ, ये बड़े शहरों का रुख करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बल्कि बनारस में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो एक बार फिर से लोग जो बाहर गए थे वापस से बनारस का रुख कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है? आगे युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? सरकार ने उनके लिए कई स्कीम लेकर आई, स्टार्टअप की योजना लेके आया। फिर सरकार ने कहा कि आपको हम दे रहे हैं ट्रेनिंग,
आप स्कूल कॉलेजों में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत माना कि हम बीकॉम कर रहे थे, हमने मेरे बीकॉम भी हूँ, एमकॉम हूँ, एमबीए हूँ, लॉ हूँ, इन पूरे पढ़ाई में कहीं स्किल नहीं है। अगर हमने खुद का मान लिया हमने बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एमबीए किया, अगर हमको नौकरी न करना पड़े तो हमने कोई रोजगार नहीं सीखा। हमारे पास केवल जाकर के हम बन सकते हैं अकाउंटेंट, एज ए एमकॉम, एज ए बीकॉम, एज ए लॉ हम कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन मेरे पास कोई हुनर नहीं आया। सरकार क्या कर रही है अब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको बीकॉम करते करते एक माइनर में और मेजर में कुछ वह पढ़ना है जिससे आप कर सकते हैं रोजगार। माना कि बनारस के अंदर हम बीकॉम कर रहे हैं तो हमें 1 साल पढ़ना चाहिए कि बनारसी उद्योग क्या है, साड़ी का है, तो साड़ी के बारे में पढ़ना चाहिए, साड़ी कैसे बनता जाना चाहिए, साड़ी कैसे बुनता जाना चाहिए और साड़ी कैसे बिक्री होती है जाना चाहिए। तो हमें माइनर और मेजर में आना चाहिए। हमारे पास अन्य भी इंडस्ट्रीज हैं, तो हमको माइनर मेजर में करना से अब जो नौजवान निकलेगा उसके हाथ में स्नातक के बाद हाथ में स्किल होगा। पॉइंट नंबर 1, सरकार कह रही है कि जो नहीं पढ़ पा रहे हम उनको लेके जा रहे हैं स्टार्टअप में उनको ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग के दौरान उनको मानदेय देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और बिना प्रॉपर्टी रखे उनको हम लोन देंगे। लोन के माध्यम से रोजगार करेंगे। रोजगार लोन में भी सरकार की सब्सिडी है। खादी ग्रामोद्योग का जो दायरा था पहले था वो 25 लाख की, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको कर दिया 50 लाख की। 50 लाख की लोन महिलाओं के लिए 35% की सब्सिडी है। ब्यूटी पार्लर से लेकर के ढाबा खोलने से लेकर के, यानी एक तरह से अल्कोहल नॉनवेज छोड़ दिया जाए 2 चीज को, तो हर चीज का उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन सर्विस सरकार उनके जरिए। और अभी जो हम लोगों ने किया था विकसित भारत का यात्रा निकाला गया था, सारे योजनाओं के लिए गांव के अंदर जा करके चौपाल लगा करके सारे योजनाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना और सुविधा उनको मिल जाए प्रयास किया जा रहा है। सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं मारना पड़ेगा, ये प्रयास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी धर्मेंद्र सिंह जी को। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत स्वागत है आपका, कृपया माइक ले लिए और जरा बताएं कि अगर बनारस की बात करें, हमने यहाँ की गलियां देखी, हमने यहाँ के खान पान देखे, विकास की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, काशी की जनता यहाँ पर मौजूद है, पहले के बनारस और अब के बनारस में कितना बदलाव हुआ है? देखिए, बनारस, काशी, वाराणसी, ये 3 नाम है। काशी पौराणिक नाम है और वाराणसी जब आदि शंकराचार्य ने बाबा की स्तुति की तो इस रूप में की कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो काशी का अस्तित्व था। 5000 साल पुराना इतिहास मिलता है, अवशेष मिलते हैं इतिहास की खोज में जो एजेंसियों ने किया, तो 5000 साल का इतिहास मिलता है कि काशी अपने अस्तित्व में थी। तो इसलिए माना जाता है, तो काशी निरंतर बढ़ती रही अपनी जीवंतता के साथ, अपनी फक्कड़पन के साथ। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में देश विभाजित हुआ, उस समय के इतिहास पर अगर हम नजर डालेंगे तो इस देश के साथ छल किया गया। किन परिस्थितियों में विभाजन की परिस्थितियां पैदा की गईं और जिन परिस्थितियों के चलते विभाजन हुआ उसे ज्यों का त्यों बरकरार रखा गया। इस देश के साथ शायद इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया है। आप अगर हमने अभी एक पुस्तक लिखी है, पूज्य पराड़कर जी जो पत्रकारिता के पितामह रहे हैं, उनके संपादकीय लेखन, उस समय के समाचार पत्रों का जो उद्धरण है, जो प्रकाशन है, तो आप देखेंगे इस देश के विभाजन के लिए वो परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उस समय के नियंता जिनके हाथ में देश की सत्ता आई, जिनके हाथ में ये बागडोर आई, उन्होंने सनातन परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारत की पौराणिकता को, भारत की वेद ऋचाएं, जिनको सदियों से हम जीते रहे, जिनको अंग्रेजों भी ने नहीं कुचला, मुगलों ने भी नहीं कुचला, उस देश के नियंताओं ने इस ऐसा वातावरण बना कि हम एक वर्ग विशेष के लिए, जिनके लिए देश को विभाजित किया,
उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी तुष्टिकरण के लिए हम पूरी योजना बनाते रहे, हम वातावरण बनाते रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज देश जब 2014 में एक परिवर्तन आया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब देश ने देश की राजनीति की करवट ली, तो आज लोग पूछते हैं कि क्या हुआ इस देश में, बदलाव क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ। तो हम अगर एक शब्दों में कहें तो देश अपनी पुरानी संस्कृति में, अपने सांस्कृतिक वातावरण में जाग उठा। यह देश खड़ा हो गया, चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में हम काशी में बैठे हैं, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक बोरी सीमेंट जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। मंदिर परिसर में अगर बाबा के चौखट में अगर एक खराबी आई, अगर थोड़ा सा उसमें सीमेंट लगाना होता था तो जद्दोजहद होता था, ऐसा वातावरण बनाया जाता था। विश्वनाथ मंदिर जी के चौखट को अगर थोड़ा मेंटेन कर दिया जाएगा तो विश्व में तूफान आ जाएगा। अरे साहब, क्या हम अपनी संस्कृतियों पर जो गर्व करते थे, जो अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ, जो मुगल काल में नहीं हुआ, उस देश में सन 47 के बाद हमने देखा है, हमारी पीढ़ियों ने भोगा है। तो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना है जिससे हम अपनी पौराणिकता के साथ, हम अपनी सनातन परंपरा के साथ, हम अपनी संस्कृति के साथ, हम अपनी सभ्यता के साथ, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ऐसा विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है कि चारों इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो सुदृढ़ीकरण मिला है, तो उसके अलावा हम स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ के लोग, पूर्वांचल के गरीब असहाय लोग, बिहार से लेकर के, बंगाल से लेकर के बनारस केंद्र है, सिंगरौली से लेकर के पूरे बॉर्डर से जाते थे, बॉम्बे जाते थे। असाध्य रोग अगर किसी को हो गया तो वह बॉम्बे का मुंह देखता था, वह हैदराबाद का मुंह देखता था, वो बेंगलोर का मुंह देखता था। देश की, दुनिया के नामचीन डॉक्टर आज काशी में है, बनारस के अस्पतालों में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो कैंसर सेंटर बना है, 8 घंटे, आप बहुत सारे उदाहरण हम लोग के सामने हैं कि 8 घंटे 10 घंटे का ऑपरेशन करके लोगों ने नया जीवन दिया है कैंसर के मरीज को। यहाँ के डॉक्टर जोशी जी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, 10 घंटे ऑपरेशन करके लोगों ने एक नया जीवन दिया था। कैसे युवाओं का कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि अगर रोजगार की बात करें, उनके रोजगार के साथ साथ और करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, कैसे युवा आगे बढ़ रहा है अगर बनारस की स्पेशली बात करें? देखिए, युवाओं के लिए तमाम अवसर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है, स्टार्टअप से लेकर के, और आज जो बैंकों में 5,000 10,000 के लोन के लिए भी लोग दौड़ते थे, चक्कर काटते थे, आज लाखों रुपए के बजट उनको मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, सस्ते दर पे मिल रहे हैं। किसान इस देश की समृद्धि का सबसे बड़ा आधार स्तंभ रहा है। 80% इस देश की आबादी किसानों की है। किसानों के बेटे ही IAS बने हैं, IPS बने हैं, इंजीनियरिंग की सेवा में गए हैं, राष्ट्र सेवा में गए हैं, वैज्ञानिक बने हैं। किसानों जिन्होंने प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने माध्यमिक में शिक्षा ग्रहण की, आज देश में चोटी पर हैं, तो उनके लिए अवसर। विदेशों में, इस काशी में जाइए तो गांव गांव से लोग अमेरिका में बैठे हुए। तो हमारा भारत आज एक ऐसा संपन्न भारत हो रहा है जो युवाओं को यहाँ इस तरह से तैयार कर रहा है कि पूरी दुनिया उनकी डिमांड कर रही है। तो मोदी जी ने जब बाबतपुर एयरपोर्ट से पहला प्रोजेक्ट लिया, तो उसके पहले जब आए थे कभी मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और यहाँ जाते समय उन्होंने बाबतपुर को देखा कि इतना पुरातन शहर और इतने यहाँ पर्यटक देश विदेश के लोग आते हैं, पर्यटन में इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं, पर्यटन में इतनी आमदनी है। और बाबतपुर एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सड़क इस बदहाली में है कि शहर से जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वह 2 वर्ष में बन के तैयार हो गया बाबतपुर एयरपोर्ट, जो 1.5 से 2 घंटा लगता था, अब आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, और पूरी हरियाली उस पर है। एक आधुनिकता की मिसाल है वह सड़क। तो वह जो हमारा युवक था, उसने, उसके मुंह से बरबस निकला कि अरे मोदी जी ने ऐसा। तो जब निरपेक्ष भाव से कोई चश्मा उतार देंगे तो काशी में आपको चौतरफा विकास दिखेगा कि विकास कैसे होता है और संस्कृति क्या है।
और मोदी जी ने एक संस्कृति दी, विकास की एक संस्कृति दी, गुड गवर्नेंस की एक संस्कृति यह दी कि हम जिस योजना का, परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो आज जितने प्रोजेक्ट बनारस में इस 5-10 वर्ष के अंदर जितने का उन्होंने शिलान्यास किया, उतने का उन्होंने उद्घाटन भी किया। अमूल प्लांट 1 वर्ष में बनके तैयार हुआ है। आप सोच सकते हैं 1 वर्ष में अमूल प्लांट जो बनास डेयरी का एक प्रोडक्ट है, वह 1 साल में बनकर तैयार हो गया। तो ये चमत्कार, ये जादुई चमत्कार। आप मडुआडीह स्टेशन हम लोग बोलते हैं, आज बनारस स्टेशन उसको कहते हैं। आप चले जाइए, माननीय मनोज सिन्हा जी उस समय रेल राज्य मंत्री थे और मनोज जी यहाँ आए थे एक टास्क लेकर के, और हम लोगों ने भी नहीं देखा कि कैसे आज बनारस स्टेशन नई दिल्ली और मुंबई के माफिक ये काशी का बनारस स्टेशन, वाराणसी कैंट स्टेशन। तो जिस तरह से पूरब से निकलकर सूरज दुनिया में उजाला करता है, उसी तरह से विकास का सूरज उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाते नजर आ रहा है। आज इस मंच पर चर्चा के माध्यम से विकास के क्षितिज पर उदय हो रहे आगरा और उत्तर प्रदेश, और साथ ही हमने गोरखपुर में भी बात की सर्वोत्तम प्रदेश की, हमने लखनऊ में भी बात की, तो आज बनारस की धरती से सर्वोत्तम प्रदेश के माध्यम से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। यहाँ आने के लिए देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनते सर्वोत्तम प्रदेश की सच्ची तस्वीर दिखाने हम एक बार फिर से अगले पड़ाव में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।